दी। आगे जंगल नहीं है, पीछे समंदर है। अल्टीमेटली आपको मौत को एक्सेप्ट करना है, शहादत को एक्सेप्ट करना है। आज बदकिस्मती से पूरी मुस्लिम उम्मा और हम सब यहाँ खड़े हैं, लेकिन उस वक्त तो मुसलमान माशाअल्लाह बलूचिस्तान से लेकर मोरक्को तक हुकूमत थी, जिस वक्त ये जिब्राल्टर पे उन्होंने हमला किया था और स्पेन को फतह किया था। अंदलुस कहते हैं इसे वो इन अरबिक में। तो अगर वो वापस भी चले जाते तो बहुत बड़ी हुकूमत थी, ईरान भी फतह हो चुका था और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक मुसलमान जा रहे थे, मलेशिया और इंडोनेशिया तक भी जा रहे थे, तो बहुत बड़ी हुकूमत थी। लेकिन आज हमारे पास जो है, हमारे पीछे समंदर नहीं है, हमारे पीछे मुफलिसी है, नादारी है, लाचारी है और भिखारीपन है कि पैसे दे दो। और हमारे आगे जो इस वक्त फौज है लड़ने के लिए, या जो चीज़ है हमारे लड़ने के लिए, वो है टेक्नोलॉजी। हमें उस टेक्नोलॉजी से लड़ना है। मैं तो कम से कम उस टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बन सकता। या तो मैं लड़ूंगा उससे, या मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं बिल्कुल तालिब बिन ज़ियाद के नक्शे कदम पे चलूंगा और मैं अपना सब कुछ लगाऊंगा इसमें। मैं इसमें अपना सर तन सब कुछ लगाऊंगा, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता। ये बात ताली बजाने वाली नहीं है, ताली बजाने वाली नहीं है। मैंने आपको टास्क दिया था डेटा टाइप, ऑपरेटर, कीवर्ड, वेरिएबल और स्ट्रिंग कास्टिंग। कितने लोगों ने कर दिया? आधी क्लास कर दी, ठीक है। बाकी ने क्यों नहीं करा? बाकियों की भी कोई वजह यार उनके पास होनी नहीं चाहिए कि जो हमारे हालात है ना, कि मेरे पेट में दर्द था, हमारे बोला दे ले आओ, तबीयत खराब थी, ये सब बहाने नहीं चलेगा। आप उनको इन बहाने से आपको खुद उठना पड़ेगा। मसले मसाइल तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इसमें 4 बजे से बाहर निकला हूँ, तो अब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, और पिछले 15 मिनट से तो हम गवर्नर हाउस के अंदर ही वॉक कर रहे हैं। तो खैर ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको फॉर लूप, इफ एल्स, ये सब चीजें पता है। तो हम इंशाल्लाह ताला ये आज 5 या 6 लेसन अपने कंप्लीट कर लेंगे। सही है? साथ देंगे क्या? घर से पढ़ के आना पड़ेगा आपको, ठीक है? वरना यार मुझे कोई मसला नहीं है कि आप फीस जमा कराते रहो, आपके माँ बाप भी खुश रहें कि बच्चा गवर्नर हाउस जा रहा है हमारा, वो भी 10 लोगों को बोले आप भी आ रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कदम ना हमारे माँ बाप ने कभी रखा था, ना दादा दादी ने रखा था, ना हमारी आने वाली नस्लों ने रखा था। तो यहाँ हम माशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन आने का मकसद भी कोई होना चाहिए ना, कि हमें पढ़ना है। सही है? वरना आप आते रहे, फीसें जमा कराते रहे, ये कोई मकसद नहीं है ना यार। इसके साथ जिसके पास डिवाइसेज है अपनी, वो डिवाइसेज अपनी खोल लें। मुझसे कांटेक्ट कर लूँ। असल में मुझको फर्स्ट टाइम मिल रही है। डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। आपको वेरिएबल का अंदाजा है कि वेरिएबल क्या चीज होती है? हम उसमें वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं और बाद में उसमें कोई ऑपरेशन करवाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा टाइप की कैटेगरी है वो एक न्यूमेरिक है, एक डिक्शनरी, दूसरा बुलियन, फिर हमारे पास सेट है और एक हमारे पास सीक्वेंस टाइप है। न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स टाइप है, ठीक है? इंटीजर फ्लोट से आप वाकिफ हैं? डिक्शनरी, बुलियन, ट्रू फॉल्स, सेट और सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में सबसे आसान और जो आम इस्तेमाल होती है वो है स्ट्रिंग, उसके बाद उसमें एक आती है टपल और लिस्ट, ठीक है? ये हमारे पास कुछ कलेक्शन क्लासेस हैं, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी। यहाँ तक बात क्लियर?
ये इंटीजर की हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पर हमने पहले बात करी थी कि ये पाइथन जो है हमारी वो है टाइप लैंग्वेज, स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज ये नहीं है। रन टाइम पे जो वैल्यू आएगी जिस वेरिएबल में उसकी टाइप वो हो जाएगी। इवन दो कि आप उसको बता भी दें टाइप, तो ये टाइप हिंट लैंग्वेज है, ठीक है। टाइप हिंट लैंग्वेज सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए होती है। बात क्लियर? अच्छा, जब हम इंट को प्रिंट करवा रहे हैं, इंट का वेरिएबल हमारे पास है नम इंट, उसकी हमने टाइप प्रिंट करवाई और उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी, तो इसकी टाइप क्या आ रही है? इंटीजर आ रही है। लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? क्लास। हमने एक बात करी थी कि इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है। जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट लेसन नंबर 12 और 13 के अंदर, तो वहां क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो वैल्यू होती है वो डेसिमल के अंदर होती है। उसका एक होल नंबर होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर। आम जबान में कह रहे तो पॉइंट्स के अंदर। बात क्लियर? अच्छा, जहां पर आपको ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें, उस वक्त मुझे रोक दें, तो मैं अपनी स्पीड भी थोड़ी स्लो कर लूंगा और मैं आपको समझा के फिर आगे बढ़ूंगा। बात क्लियर? और किसी को भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अपना हैंड रेज करें कि समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप। कॉम्प्लेक्स टाइप जो होती है ये ज्यादातर हमारे पास डेटा साइंस वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। बात क्लियर? अच्छा, ये बिल्कुल हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी टाइप कॉम्प्लेक्स हमने रखी है और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है ना कि 3j की वैल्यू क्या है, तो ये किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके अंदर सब चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये किसी में नहीं हो सकता। बात क्लियर? अच्छा, बुलियन है हमारे पास ट्रू या फॉल्स। देखिए, बुलियन की भी क्लास आ रही है, सही? क्या चीज? कॉम्प्लेक्स। एक हमारे पास ये डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ये डेटा साइंस वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। आगे हम जब कास्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये किसी और चीज में कास्ट नहीं हो सकती। ये क्यों कास्ट नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अंदर जो एक पार्ट होता है, जिस तरह यहाँ पर 3j है या हमारे पास 2j करके होगा या कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, हमें उसका नहीं मालूम कि उसकी कन्वर्जन करके हम क्या करेंगे। बात क्लियर? यहाँ पर उसकी कन्वर्जन नहीं हो सकती तो वो किसी और डेटा टाइप में नहीं जाएगा, लेकिन कोई और डेटा टाइप इसमें आ सकती है, सही है? इसके बाद हमारे पास बुलियन हमने देख चुके हैं। सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिंग में ये चीज गौर करने की है कि डबल कोट्स के साथ हम स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली हर लैंग्वेज में होता है। यहाँ पर हम सिंगल कोट के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखी हुई है। सबको नजर आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक और फैसिलिटी दी गई है कि ट्रिपल सिंगल कोट के साथ भी हम स्ट्रिंग अपनी लिख सकते हैं, यानी शुरू में ट्रिपल सिंगल कोट और आखिर में ट्रिपल सिंगल कोट, और हम ट्रिपल डबल कोट से हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल होती है ट्रिपल सिंगल कोट या डबल कोट? ये डॉट स्ट्रिंग लिखने के काम आती है। जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जब आप फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, फंक्शन का हेडर डिफाइन करेंगे और उसके ब्लॉक के अंदर जब आप आएंगे तो सबसे पहले आप वहां पर एक डॉट स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, वो बता रही होगी कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। बात क्लियर? ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होती है। इसका एक और भी यूज है कि अगर हमारे पास किसी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स आ रहे हैं जो हमें प्रिंट भी करवाना है, तो आप उसको सिंगल कोट से लिख लें ताकि अंदर जो डबल कोट है वो प्रिंट हो जाए और बाहर वाले जो डेलिमिटर्स हैं सिंगल कोट्स में आ रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग इस तरह हमने डिफाइन कर दी। आगे एग्जांपल में उसको देखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? कोई इसमें प्रॉब्लम? ट्रिपल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट के अंदर कोई प्रॉब्लम? यहाँ की टेकअवेज है डबल कोट यूज व्हेन स्ट्रिंग कंटेन सिंगल कोट, यानी किसी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स हैं जो आपको प्रिंट करवा रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर रखें।
अगर आपने भी उसको सिंगल कोट में रखा तो वो एरर आएगा, वो स्ट्रिंग को समझ ही नहीं पाएगा कि ये स्ट्रिंग कहाँ एंड हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है। बात क्लियर? इसी तरह सिंगल कोड है और इसी तरह ट्रिपल कोड है। ये लिस्ट बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारे पास अरेज होते हैं किसी और लैंग्वेज में, उससे मिलती जुलती है। एग्जैक्टली वो तो नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती है। और पाइथन के अंदर अरेज नहीं है, क्योंकि अरेज के अंदर हम टाइप डिफाइन करते थे अरे की, यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स की चीजें डाल सकते हैं। जैसा हमारे पास ये पहली एग्जांपल है MyList1 में, पहले हमने 1 2 3 यहाँ इंटीजर लिखा है, ये वैल्यू देख रहे हैं। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिखी है जावा, उसके बाद हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है और फिर बुलियन दिया है। ये सब चीजें किसके अंदर आ चुकी है? लिस्ट के अंदर। इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर क्लास लिस्ट आ रही है, वेरिएबल नेम और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे के सारे डेटा टाइप आज हम एज अ डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम जाके नहीं देख रहे। आगे के लेसन्स के अंदर लिस्ट भी आएगी, टपल भी आएगा, सेट भी आएगा, डिक्शनरी भी आएगी, उसको हम गो थ्रू करेंगे इन डेप्थ। यहाँ तक बात क्लियर? लिस्ट किस तरह डिफाइन होती है मालूम चल गया? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। बात क्लियर? अच्छा, अब आप आगे बढ़े टपल पे। अच्छा, अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या चीज होती है। अभी हम सिर्फ डेटा टाइप को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही है? ये चीजें इन डेप्थ देखेंगे जब इसके लेसन आएंगे। जी आती है? अच्छा, बात करो। माय टपल हमने एक डिक्लेयर करा वेरिएबल और उसकी डेटा टाइप हमने टपल डिफाइन करी। क्या ये डेटा टाइप हम जो डिफाइन कर रहे हैं ये स्ट्रिक्टली टाइप है या टाइप हिंट है? सही है, स्ट्रिक्टली टाइप कुछ भी नहीं है इसमें। इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं? राउंड ब्रैकेट के साथ। लिस्ट किस तरह डिफाइन करी थी हमने? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अच्छा, इसके अंदर भी हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट रखे हैं, जैसा इंटीजर है 1 2 3, एक स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, बूलियन है, फिर एक और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, और हमारे पास ये कौन सी टाइप है? कॉम्प्लेक्स टाइप। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। रेंज अब तक जो पढ़ा है समझ में आया? कोई इसमें प्रॉब्लम? रेंज, अब हम रेंज को पढ़ते हैं। रेंज क्या चीज होती है? कोई भी हमें एक रेंज लेनी हो, फ्रॉम उसका हम स्टार्ट बताएंगे, एंड बताएंगे और उसके स्टेप्स बताएंगे। मिनिमम आप उसमें रेंज बता दें, जैसा आपने 10 लिख दिया तो वो 0 to 9 प्रिंट कर देगा, यानी 0 to 9 आपको वैल्यू देगा, प्रिंट तो आपको करवाना होगा। उसमें अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट देंगे, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा और एंड पॉइंट तक जाएगा। यानी आपने कहा कि 100 से स्टार्ट करो 200 तक, तो आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया और एंड पॉइंट दिया। उसके बीच में हम स्टेपिंग दे सकते हैं कि जैसा 2 के स्टेप्स लेके मुझे बता। तो जब आपने 100 से 200 दिया तो वो पहले 100 प्रिंट करेगा, फिर 102 प्रिंट करेगा। 100 और 101 2 स्टेप हो गए, फिर 102, फिर इसी तरह 104 6 8 इस तरह का प्रिंट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जो हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं वो 1 to 10 है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 है, एंड पॉइंट इसका 10 है और स्टेपिंग क्या है इसकी 2। अच्छा, इसको फॉर लूप से हम अब प्रिंट करवा रहे हैं। सही है? तो इसकी स्टेपिंग देख रहे हैं कि 1 से ये स्टार्ट कर रहा है, तो 1 और 2 ये 2 स्टेप हुए। अब तीसरे पे क्या आएगा? 3। उसके बाद 2 स्टेप लेगा, 3 and 4, अब 5 प्रिंट करेगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह प्रिंट कर रहा है 1 3 5 7 9। बात क्लियर? अब हम इससे आगे बढ़े रेंज से। अच्छा, सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप हमारे पास डिफाइन होती है कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, ये सारी की सारी डेटा टाइप आपको सिर्फ अभी लिखना आएगी, इसका ऑपरेशन आपको अभी नहीं बताया जा रहा, वो आगे के लेसन में आएगा। सही है, सिर्फ अभी हम
सरसरी तौर पे डेटा टाइप को कवर कर रहे हैं कि कितनी डेटा टाइप्स है हमारे पास। ये हम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। इसके अंदर देखें एक हमने एलिमेंट रखा है 4 का 2 टाइम्स, सही है, और इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं तो ये डुप्लीकेशन नहीं लेता, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेता है। इसको आगे के हम क्लासेस में इन डेप्थ पढ़ेंगे। बात क्लियर यहाँ तक? वो उसको ओवरराइड कर देगा। फिर आगे जाके जब हम सेट पढ़ेंगे ना तसल्ली के साथ, तो वहां आप देखेंगे वो चीजों को ओवरराइड कर देगा जब आप उसको डुप्लीकेट वैल्यू देंगे, सही। अच्छा, सेट के साथ है हमारे पास एक फ्रोजन सेट। इसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। हमको सेट को इन डेप्थ जाके देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि म्यूटेबल चीज क्या होती है, इम्यूटेबल क्या होता है, वो हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। फ्रोजन सेट भी बिल्कुल सेट की तरह ही होता है, लेकिन ये अभी फिलहाल याद रखने के लिए रख लेंगे, इसे लिख लेंगे इम्यूटेबल वर्जन होता है सेट का, बिल्कुल सेट की तरह होता है। सेट म्यूटेबल होता है और ये इम्यूटेबल होता है। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि हम इसका कंस्ट्रक्टर के जरिए डिफाइन करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्टर है फ्रोजन सेट, सही है। अब हम लेकर के देख लेते हैं। फ्रोजन सेट हमने प्रिंट करा और देखिए ये ऑर्डर पे भी नहीं है। हमने पहला एलिमेंट क्या रखा था 11, उसके बाद 2 3 4 4 5। जब हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है 2 3 4 5 और फिर 11, ठीक है। ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, जो हम ऑर्डर देंगे वो नहीं दे रहा है, ये अपने हिसाब से कर रहा है। ये क्यों अपने हिसाब से कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर हैशिंग का एक सिस्टम चल रहा है। वो आगे चल के हम देखेंगे कि हैशिंग क्या होती है। सिर्फ अभी समझने के लिए, हैशिंग किसी भी चीज के लुकअप करने में बड़ी फास्ट होती है, इसलिए हम हैशिंग करते हैं, लेकिन हमें ये सब काम पाइथन खुद करके देंगे। बात क्लियर? अब तक जो पढ़ा है समझ में आ रहा है? अच्छा, मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप हमारे पास है, की वैल्यू की फॉर्म में होती है, इसे डिक्शनरी कहते हैं हम। इसकी डेटा टाइप जो टाइप हिंट है इसका DICT है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, सही है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू देंगे वो डिक्शनरी के लिए होगी। अच्छा, सेट हम किस तरह डिफाइन करते हैं? नाउन। और लिस्ट हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सही है। डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज होती है, सही है। एक डिक्शनरी पे मल्टीपल कीज नहीं आ सकती सेम, जी। एक की होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सही है, वरना तो लुकअप ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही इसका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको प्ले करके देखते हैं। इसकी जो हमने क्लास देखी DICT है, और ये नेम और वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अच्छा, हम किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे कि नेम, की और वैल्यू क्या चीज है? पहले की आएगी, उसके बाद ऑर्डर आएगा और फिर वैल्यू आएगी, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा, ठीक है। इसी तरह देख लेंगे दूसरी वैल्यू है हमारे पास एज की, फिर कॉमा आया, लैंग्वेज की है, इसमें पाइथन, सही है, लैंग्वेज कॉलन फिर पाइथन। बात क्लियर है ना? बाइनरी डेटा टाइप। Binary data in Python, binary data type are used to handle binary data such as raw byte, binary file data exchange over networks। जैसा कोई हमने इमेज फाइल रीड करनी है, नेटवर्क के सॉकेट को हमने रीड करना है, लिसन करना है कि वहाँ कौन सा डेटा आ रहा है, उसको रीड करना है, वहाँ पर हम बाइनरी डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। बाइनरी डेटा टाइप इसका डिफाइन करते हैं हम B लिख के स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कोलैब में देखिए ये फोल्डर का आइकन दिख रहा है कोलैब में। इसमें अभी हम एक फाइल अपलोड करते हैं।
सही देखें, हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है किसी भी चीज़ का, उसकी इमेज है, उसको हमने अपलोड कर लिया यहाँ पर। बात क्लियर हो जाती है किस तरह इमेज फाइल अपलोड होती है, देखी आपने? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, अब हम सीख रहे हैं कि किस तरह बाइनरी डेटा को हम रीड करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। रिपीट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो आ जाएगी। बात क्लियर? यस सर। इसमें देखेंगे अपलोड, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर या गिफ्ट अपलोड कर लें। जैसा हमारे पास यहाँ जबले तारीख था, हमने इसको अपलोड कर लिया, ये जेपीजी फाइल अपलोड हो गई। बात क्लियर? देखिए, इसको जब हमें देखना है तो डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर देगा। ये बाइनरी डेटा टाइप है, हम एक जेपीजी फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है? अभी हमने एक फाइल अपलोड करी है जेपीजी, अब हम उसकी कॉपी बनाएंगे इसके अंदर। यहां पर हम फाइल सिस्टम को यूज कर रहे हैं पाइथन का। अभी इस कोड को समझने की कोई जरूरत नहीं है, जब फाइल सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। अभी सिर्फ बाइनरी डेटा टाइप किस तरह इस्तेमाल होती है। देखा? सबने देखा या मिस हो गया? तो क्या सर? अब जब कॉपी पे हम क्लिक करेंगे तो ये copy.jpg हमारी इमेज फाइल आ गई। हमने इसको ओरिजिनल फाइल से रीड करके इसकी कॉपी जेपीजी की बना दी। बात क्लियर? इस तरह हमने एक बाइनरी फाइल रीड कर ली, एक जेपीजी फाइल रीड कर ली। यहां तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अभी देखें, हमें ना तो अभी हमें फाइल सिस्टम सीखना है ना, अभी हमने कोई इमेज फाइल या कोई भी टेक्स्ट फाइल या कोई भी CSV फाइल या किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को अपलोड करना सीखना है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह कोई भी फाइल अपलोड होती है। इतना क्लियर था? यस सर। कोई प्रॉब्लम? जब हम आगे फाइल सिस्टम पढ़ेंगे ना तो ये तसल्ली के साथ चीजें पढ़ेंगे, सही है? अभी सिर्फ डेटा टाइप के हिसाब से हम चीजें देख रहे हैं कि डेटा टाइप किस तरीके से इस्तेमाल होती है। बात क्लियर? यस सर। जी, ये बाइनरी हमने पढ़ा था। इमेज फाइल क्या होती है, ऑडियो फाइल क्या होती है, वीडियो फाइल क्या होती है, ये सब बाइनरी होती है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पाइथन किस तरह बाइनरी चीजों को रीड करता है, ठीक है? इसके अंदर भी तो इस्तेमाल हो रही है ना यही वाली डेटा टाइप बाइनरी को रीड करने के लिए। अभी हमने ऊपर जब टेक्स्ट पढ़ा था तो जैसे ये कह रहे थे कि सॉकेट से हमें कोई चीज रीड करनी है, कोई फाइल हमें रीड करनी है जो बाइनरी फाइल है, तो उन फाइलों को किस तरह रीड करेंगे उसकी एक एग्जांपल दी है छोटी सी। यहां तक बात क्लियर? ये सारी की सारी चीजें हम इन डेप्थ जाके देखेंगे आगे के लेसन में। अभी हम सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, वो वर्क किस तरह करती है, उसका फंक्शन भी हम फिलहाल नहीं जा रहे, आगे के लेसन में जाएंगे। अब बाइनरी के बाद हमारे पास है बाइट अरे। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। पर्पस क्या है इसका? लाइक बाइट्स बट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स कंटेंट, कि हम इसके कंटेंट को आगे मैनिपुलेट कर सकेंगे। की पॉइंट्स, यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ बाइट अरे ऑब्जेक्ट इन प्लेस। दूसरा है सुटेबल फॉर केसेस वेयर यू नीड टू अपडेट एंड मैनिपुलेट बाइनरी डेटा फ्रीक्वेंटली। अच्छा, लिटरल सिंटैक्स डज नॉट हैव अ डायरेक्ट लिटरल सिंटैक्स बट यूज बाइट अरे कंस्ट्रक्टर। ये बाइट अरे कंस्ट्रक्टर से बनेगी, इसकी कोई डेटा टाइप या कीवर्ड इसका नहीं है। जिस तरह अभी हमने क्या एक एग्जांपल देखी थी, फ्रोजन सेट किस तरह बना था? कंस्ट्रक्टर से बना था, ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा नंबर सिस्टम को देख लेते हैं कि हमारे पास ASCII 2 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल और बाइनरी। ये सारे नंबर सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल है यहाँ।
ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्सा, बाइनरी, सिंबल्स, HTML नंबर्स ये सारे दिए हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम होता है, ऑक्टेल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, बाइनरी होता है। हम अपने रोजमर्रा के कामों में कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? डेसिमल सिस्टम। सही है? जो हमारे पास 0 to 9 तक है, फिर इसकी कॉम्बिनेशन से हम नंबर्स बना देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब बाइट अरे देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। बाइट अरे का हमारे पास जो टाइप है वो हमने इस वेरिएबल की टाइप इंट डिफाइन करी कि इसकी बाइट अरे है, और बाइट अरे को हम कंस्ट्रक्टर के साथ डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह के हमने फ्रोजन सेट में हमने किया था। ठीक है? अभी हमने बाइट अरे के अंदर एक लिस्ट पास करी है और उसमें कुछ नंबर थे। इससे पहले जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई जहां ASCII कोड्स थे, आप उस लिस्ट को जाके देखेंगे तो आपको 65 में A मिलेगा, 66 में B मिलेगा, 67 में आपको C मिलेगा, इसी तरह एंड सो ऑन। अब हम उसको जब प्रिंट कराएंगे तो ये मालूम चल जाएगा क्या काम कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? सबसे पहले तो हम हर चीज की टाइप निकाल के देख रहे हैं कि उसकी टाइप क्या आ रही है। तो टाइप हमें सबसे पहले ये बता रहा है बाइट अरे। सही है? उसके बाद हमने अपने रीडेबिलिटी के लिए लिखा है बाइट अरे इक्वल्स, और उसके बाद बाइट अरे का वेरिएबल प्रिंट करवाना है। तो बाइट अरे का वेरिएबल क्या हमें प्रिंट करके दे रहा है? बाइट अरे और ब्रैकेट के अंदर बाइनरी भी, और हमें ABC बता रहा है कि जो 65 और 66 और 67 हमने लिखा था उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ बता रहा है कि स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू ये है। बात क्लियर यहाँ तक? अच्छा, ये कुछ हमारे पास UTF फॉर्मेट्स होते हैं, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। एक UTF-8 होता है, 16 होता है, फिर आगे कुछ और होते हैं। अब UTF-8 हम एक डिफाइन कर रहे हैं कोड में, और इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या काम कर रहा है, किस तरह प्रिंट कर रहा है। बाइट अरे की हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए एक लिस्ट पास करी और उसमें हमने एक बाइट अरे क्रिएट करा, और उसको जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो UTF-8 से प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऊपर जो हमने प्रिंट करवाया था वो पूरा क्या था? वो पूरा टाइप के साथ प्रिंट हो रहा था कि ये बाइट अरे है, B बाइनरी भी बता रहा था, फिर ABC कंटेंट बता रहा था। अब जब हमने इसे एक फॉर्मेटिंग इसकी कर दी कि इसको डिकोड कर दो वैल्यूज को UTF-8 के, तो सिर्फ उन एलिमेंट्स को ही ये कन्वर्ट कर रहा है। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? 65, 66, 67। तो इस तरह हमें ये ABC प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ तक बात क्लियर? अब तक जो पढ़ाया हमने, आज जो क्लास में सीखा, समझ में आया? घर जाके पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने है ना, मैं सेल्स को चला रहा हूँ, ये सारे के सारे सेल्स चल रहे हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि यहाँ पर टाइपिंग से जो टाइम वेस्ट होता है टाइप करने का, वो बच जा रहा है हमारा। आप घर जाके चलाएंगे वो भी चल रहा होगा, और वहां आपको पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, सीखने का भी टाइम मिलेगा, लेकिन ये घर जाके करना पड़ेगा। सही है? घर से भी पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। हम तक कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली रात को सबमिट कर दिया था? तो हम क्या कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हाथ खड़े करें को? अच्छा, हम अभी डेटाबेस को देख रहे हैं। तो हमारे पास जो है इस सेक्शन से काफ़ी सारे लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करा है। तो अगर मैं टोटल नंबर बताऊं तो इस सेक्शन में ही सिर्फ 450 लोगों ने सबमिट करा है। अच्छा, पहले तो आप में से ही बताया किसने पहली रात में जो है जाग के, पूरी रात जाग के जो है से असाइनमेंट किया था?
सबमिट नहीं किया था, बनाया था। चलो आपकी अचीवमेंट तो है ये कि रात भर जाग के बनाया। अब ये इतने सारे लोग हमारे पास हैं, पहले वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। तो भाई ये वो लोग हैं हमारे पास, काफी सारे माशाल्लाह। ये वो लोग हैं हमारे पास जिन्होंने रात भर जाग के, यहाँ से जाने के बाद रात भर जाग के जो है ये असाइनमेंट बनाया। तो भाई इन सबके लिए सबसे बड़ा आनंद है। अब हम एक काम ये करते हैं कि हमारे पास जो टॉप 10 सबमिशन है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं सबको तो नहीं बुला सकते, हम इस क्लास में ये करते हैं, सबसे पहले टॉप 10 को यहाँ पे बुलाते हैं जिन्होंने पहले सबमिट किया, और उनका हम नीचे बैठ के जो है वो भी चेक भी कर लेंगे भाई कैसा किसने बनाया, फीडबैक भी दे देंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है हमारे पास सबमिशन जिसकी आई है वो फीमेल में से पानिया परवेज। आगे हमजा तारिक, राव हमजा तारिक। अनम मुनीर, तैयबा अमजद, सैयद अफराज, हमजा आफ्ताब, कुलसुम अदनान। तो हो गया था 10। अनीशा अब्दुल सत्तार, फाइजा नाज, सबाहत फहीम। जिन जिन के अभी मैंने नाम लिए वो भाई यहाँ आ जाए सामने। उसके अलावा भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सबमिट कराया रात भर जाके। हम जाहिर है शुरू में तो सबको तो नहीं बुला सकते, स्टेज पे आ जाए, इस तरफ आ जाए। अब जिन लोगों ने नहीं बनाया उन्हें क्या करना है, उनको फिर अलग से बुलाएंगे, पूछेंगे ना कोई वजह होगी तो क्लास होती थी। और मैंने भी रात भर बैठ के वो असाइनमेंट बनाया था, तो उसी की बेस पे आज जो है मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हूँ। मेरा नाम सैयद अफराज, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एसएफ साइंस कॉलेज। तो बेसिकली हमारा टारगेट था कि सीएसपी को हम लोग पांडा स्टोरेज से रीड करें और उसके डुप्लीकेट डिलीट कर दें। बट एक वॉइस मैंने सुनी थी उनके ग्रुप हमारे ऑफिशियल पेज पर कि कुछ इनोवेट करना है, और मैंने नया जेमिनी की को सीखा था। तो मैंने सोचा जेमिनी को उसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं और हम अपने डेटा के साथ चैट कर सकें। तो मैं आपको करेंटली इसका एक डेमो दिखाता हूँ। CSV फाइल में निकालूँ, CSV फाइल में सारे सर जो है सही है ये डेटा अपलोड हो गया, ये हमें शो हो रहा है CSV का। अब डेटा विजुअलाइजेशन में भी हम चेक कर लेंगे कि विजुअलाइज हो रहा है या नहीं। और इसके अंदर लाइन चार्ट के अंदर भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेट करा। लेकिन ये सब तो उसमें हमारी वीडियो में भी था। मजे वाली बात है ये वहाँ what is data about? The data concerns the length of games measured in minutes. The data includes 1000 games with an average length of 35.4 minutes. The shortest game was 7 minutes, while the longest game was 197 minutes. अब कहने में छोटी बात लग रही है, बट हम अपने डेटा से चैट कर सकते हैं। और बेसिकली इसको मैंने अपने सर को भी किया था क्योंकि उनके पास सारे टेस्ट वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का था और उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे सर भी कोचिंग के वो भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो पर्सनली मैंने तो एक लाइव प्रोडक्ट बनाया है, उनसे 100-200 रुपये लिए थे महीने के मजे से।
आगे बढ़िए। मैंने यही इसी क्योंकि मैं जो मुझे API कॉल करना आता था, तो बस मैंने यहाँ पे जेमिनाई की API कॉल की और ये मैंने चैटबॉट बनाया। अच्छा जी, अब ये होगा हमारे जितने टीचर है ना, यहाँ हम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एक अच्छे प्रोजेक्ट पे आपको टीचर टोकन मिलेगा और सिर्फ टोकन वाले पहले 2 रोज खाली हुए। पहले दिन तो कम होंगे लोगों के पास टोकन, पहली रो खाली होगी। मैंने आपको पहले भी कहा, आपकी बात ही सुनी है। अब मैं आपको जाने के पीछे भेजूंगा, बात सुनते तो फिर इम्प्लीमेंट की जाती है। एक दफा बात कह दी गई, आपको ये करने देंगे ना पहले 2 रोज। आप ये समझते हैं कि हम किसी बात को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। प्लीज पहले 2 खाली कर लें, क्योंकि जबान जो होती है वो एक होती है। पहले 2 रोज खाली कर लें, 3 कर लें। अब नहीं आएंगे तो मैं घंटा नहीं जाऊंगा, मुझे आप समझते नहीं। मैं किसी का मैं क्या कह रहा हूँ, फौरन जो फैकल्टी का हमारे मेंबर है वो पीछे जो कोना में ना उस कोने में चले जाते हैं। यहाँ पे बात क्लियर थी? यस सर। ये बाइट एरर हम कर चुके हैं। अच्छा, बाइट एरर का म्यूटेबिलिटी हम चेक कर रहे थे कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर एक हमारे पास स्ट्रिंग थी बाइट की हेलो, सही है। ये स्मॉल एच के साथ थी, हमने उसकी एक एस की वैल्यू प्रोवाइड करी 72। अभी हमने क्या देखा था, 65 क्या था हमारे पास, कैपिटल ए, 65 66 कैपिटल बी था। इसी तरह हमारे पास 72 में जो है वो एच है कैपिटल, हमने स्मॉल एच को कैपिटल एच से रिप्लेस कर लिया। अब आपको जब इसका पूरा टेबल देखना है कि एस की वैल्यू और हेक्साडेसिमल और डेसिमल में क्या इसकी वैल्यूज होती है, वो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है, आप पूरा जाके उसका चार्ट वहां पर देख सकते हैं। बात क्लियर? यहाँ पे बात क्लियर कि हमने ये 72 की वैल्यू बाइट 0 के अंदर दी, इंडेक्स 0 के अंदर दी इस बाइट अरे में, और हमने स्मॉल एच को कैपिटल एच से रिप्लेस कर दिया। बात क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, सारी की सारी चीजें जो हमारे पास होती हैं वो सब कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी में, ठीक है। अब हमें उसका मेमोरी व्यू देखना है, उसका मेमोरी एड्रेस देखना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है मेमोरी व्यू का। बात क्लियर? अब तक हमने कितने कंस्ट्रक्टर देखे? एक हमने फ्रोजन सेट देखा, याद आया? भूल गए? बाइट अरे देखा हमने, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास किस तरह होते हैं, वहां क्लास का नेम और राउंड ब्रैकेट होता है उसके साथ, उसके बीच में हम अपनी वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं। ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, हम आगे जाके अपने लेसन नंबर 12 और 13 में देखेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम इसका मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करवाते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया मेमोरी व्यू का, उसकी डेटा टाइप हमने डिफाइन करी मेमोरी व्यू, और कंस्ट्रक्टर के साथ हमने ऑपरेशन बदल के स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? अब इसका मेमोरी व्यू जब हम ले रहे हैं तो हमें एक मेमोरी एड्रेस आ रहा है 0x7c और समथिंग आगे सो ऑन। ये इसका फिजिकल मेमोरी एड्रेस है इस वक्त जो लैपटॉप से चल रहा है, बल्कि ये लैपटॉप पे नहीं चल रहा, कोलैब पे चल रहा है, ये गूगल से सर्वर पे, ये गूगल के सर्वर का मेमोरी एड्रेस है। बात क्लियर? इसके बाद हमने मेमोरी व्यू पे करी स्लाइसिंग। ये जो 0:5 आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है, किसी भी स्ट्रिंग में आप कहीं से भी कोई भी टुकड़ा उठा लें, उसकी स्लाइस उठा लें। जैसा पिज्जा की स्लाइस होती है ना, उसके 8 पोर्शन होते हैं या 12 होते हैं, तो आप कहीं से भी कोई भी स्लाइस उठा लें उसकी। तो ये हम कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट की, जो हमने ऑपरेशन बदल का ऑब्जेक्ट बनाया उसकी हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो जब हमने इसकी यहाँ पर स्लाइसिंग करी और ये वैल्यू हमने उठाई बाइट के अंदर, और जब हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं तो ये एक अलग मेमोरी एड्रेस हमें बता रहा है। ठीक है, पहला वाला हमारे पास पूरा क्या था, हमारे पास पूरी स्ट्रिंग क्या थी, ये क्या हाईलाइट किया मैंने, ऑपरेशन बदल की एक स्ट्रिंग थी हमारे पास,
ठीक है, इसके बाद हमने एक स्लाइसिंग करी और एक नया बाइट हमने बनाया और फिर हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये एक नए मेमोरी एड्रेस पे आ रहा है। यहाँ पे बात क्लियर? ये चीजें हम इन डेप्थ जाके देख रहे हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत कम काम इसका आता है। ये सब चीजें मैंने जावा में पढ़ी थी, लेकिन मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं करी। पिछले 25 साल हो गए किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं की। लेकिन इस्तेमाल नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता ना हो, पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? नन। ये हमारे पास एक कीवर्ड है, जब हमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करनी तो हमने उसे क्या दे देना है? नन। अच्छा, नन होता है सिंगलटन। सिंगलटन क्या चीज होती है? पूरे एनवायरनमेंट में एक ऑब्जेक्ट होगा उसका, सही है? पाइथन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, हर चीज इसकी ऑब्जेक्ट है, तो नन भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। पूरे एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही होगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट है। सिंगलटन का मतलब होता है एक एनवायरनमेंट में वो सिर्फ एक ही होगा पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, और पूरा एनवायरनमेंट उसको शेयर कर रहा होगा। इसको कहते हैं सिंगलटन। इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, इसको कहते हैं सिंगलटन। ये डिजाइन पैटर्न है, आगे चल के पढ़ेंगे इसको, डिजाइन पैटर्न भी। बात क्लियर हुई? सिंगलटन क्या होता है? पूरे एनवायरनमेंट में एक ही ऑब्जेक्ट होगा और सब उसको शेयर करेंगे, ठीक है? अब हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लिए, x, y और z, ठीक है? बात क्लियर? x के अंदर हमने वैल्यू रखी नन, y के अंदर नन रखी और z को x के बराबर कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम ये चीजें प्रिंट करवा रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ID x क्या चीज है, ID y क्या है और ID z क्या है। ये आपको ऑब्जेक्ट की यूनिक ID बताती है। ये ID का जो हमारे पास मेथड है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिक ID बताती है विद इन एनवायरनमेंट, सही है? हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक ID होती है, हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक ID होती है। तो हमने x, y और z को जब प्रिंट करवाया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? यूनिक ID प्रिंट हुई। लेकिन ये ID आप देख रहे हैं कि ये ID सेम है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है? जब मैंने आपसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक ID होती है और यहाँ पर ID एक ही प्रिंट हुई है, तो इसका मतलब ये एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, सही है? हाँ बिल्कुल। x के अंदर भी वही है जो y के अंदर है, और हमने z के अंदर x को असाइन कर दिया। इन तीनों वेरिएबल के अंदर जो नन है वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सही है? यहाँ तक बात क्लियर? ये नन की आईडी आ रही है, ये उस ऑब्जेक्ट की आईडी आ रही है। आप 50,000 का रखें तो मुझे हर जगह ये आईडी है, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर? हमने फिर इसको चेक करने के लिए करा कि x is y, इसका कीवर्ड मेमोरी रेफरेंस चेक करने के लिए होता है। ये सब हम चीजें आगे पढ़ेंगे। इस वक्त जो हम डेटा टाइप के अंदर पढ़ रहे हैं, ये लेसन के अंदर, ये बर्ड्स आई व्यू है हमारे एनवायरनमेंट का, पाइथन एनवायरनमेंट का, सही है? आगे के लेसन के अंदर इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसका कीवर्ड याद रखें कि ये मेमोरी रेफरेंस चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने जब मेमोरी रेफरेंस चेक करा x is y, तो ये हमें ट्रू दे रहा है, x is z, इसका भी ट्रू दे रहा है, क्योंकि ये सभी एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। और वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? नन। इसके बाद x is y, x is z, ये सब ट्रू आ रहा है। लेकिन अब हमने यहाँ पर ID x और ID z को हमने इसके कीवर्ड से चेक किया कि ये कौन सा आएगा। जूम भी कर रहा हूँ, जूम भी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। x is y ट्रू था, x is z वो भी ट्रू था।
यहाँ तक बात क्लियर है? अब जब मैं इसे कह रहा हूं कि ID X इज ID Z, ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। लेकिन अभी तो हमने बात करी कि ये नल जो होता है ये सिंगलटन होता है और ऊपर चेक भी करा, वो हमें ट्रू दे रहा था। और जब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ID X इज ID Z, तो ये फॉल्स क्या है? ये तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई 180 डिग्री के ऊपर। आप है ना थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, आपने बोला ना, मैं आप पहुंच रही कब बात है, थोड़ा सा और सोचेंगे, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करें। आप सही जगह सही ट्रैक पे चल रहे हैं, आप उसको रिमाइंड करें बात को। नहीं, मुझे इक्वल टू लगाना नहीं है ना, मुझे तो इसके जरिए बात करनी है। मैंने आप पहले तो इससे ऊपर की लाइन में x इज y जब करा तो ये ट्रू ले रहा था। अब मैंने इससे यहाँ पर ID X, मैं वही बात कर रहा हूँ यार, ID X इज ID Z, तो ये फॉल्स दे रहा है। हाँ? तो दो बार हुए हैं ना। ये नहीं करके बोलो, पहले आप बोलो। यार ये ID तो सेम प्रिंट कर रहा है, 969 139, हर जगह तो यही प्रिंट कर रहा है। वेरिएबल बना के यार ये उस ID की नन की तो मेमोरी वही है ना। आप अपनी बात को रिमाइंड कर रहे हैं, आप तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आप कह नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ कि ये इंटीजर है। इस वक्त ना हम नन की मेमोरी की बात कर रहे हैं और इस वक्त ना हम नन की बात कर रहे हैं। नहीं यार x और y नहीं है, x और y तो एक ही है ना, x y z सब एक ही है, सबके सब नन है। नहीं वो बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। x वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है? नन। हम जब x की ID निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है? कुछ नंबर की डेटा टाइप क्या होती है? इंटीजर। तो अभी तो नन की बात ही नहीं हो रही। बात समझ में आई? यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट डाला था मैंने। अब जब इस इंटीजर को हम चेक कर रहे हैं इसके कीवर्ड के साथ विद द सेम इंटीजर सेम वैल्यू, ये कह रहा है अलग अलग है। सर मेमोरी में अलग अलग होंगे इसलिए ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग को जगाने के लिए ये चीज डाली है। वो कहाँ है? ये ट्रू प्रिंट कर बात के लिए यहाँ तक। यस सर, तो बड़ा वो हो गया, थोड़ा स्लो हो गया, समझ में नहीं आया। हाँ या जानने वाले के लिए समझ में आया सबकी? ये पहले हम नन की बात कर रहे थे और फिर हम उसके बाद इंटीजर की बात करने लगे, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो रही थी? वो इंटीजर किसके थे? वेरिएबल x और वेरिएबल y थे, वो उनकी आईडीज थी। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, मैंने यहाँ प्रिंट भी करवा रहा है। In Python, equals is the equality operator which checks the value of two objects are equal. वो कंटेंट को चेक करता है कि 1 2 3 equals 1 2 3, तो दोनों बराबर होंगे तो ट्रू क्या देगा। On the other hand, is the identity operator which checks if two objects are the same object in memory. बात क्लियर? जब एक हमें स्टूडेंट ने जवाब दिया कि -5 से लेकर 256 तक जो इंटीजर लिटरल होते हैं वो हमारे पास सिंगलटन होते हैं मेमोरी के अंदर, उनके एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं। इससे बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जब आप उसको इस ऑपरेटर के जरिए चेक करेंगे तो वो फॉल्स देगा, क्योंकि वो मेमोरी में अलग अलग होंगे। इस जो करता है वो एड्रेस को चेक करता है, इक्वल्स कंटेंट को चेक करता है, सही है? जैसा हमने 300 इक्वल्स 300 करा तो ये 300 की वैल्यू को चेक कर रहा है और कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू बराबर है।
लेकिन जब हम इस ऑपरेटर से इसको चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके मेमोरी एड्रेसेस पे चला जाएगा और कहेगा यार ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा आईडी फंक्शन हमने टॉपिक के साथ डिस्कस कर लिया, ये टॉपिक अभी आया है लेकिन हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे। ये सब की समझ में आ गया? अच्छा आगे बढ़े जी। हमने वहां पर पढ़ा था मेमोरी, ये हम पढ़ लेते हैं मेमोरी व्यू, ये हमें मेमोरी एड्रेस आ गया है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसको हम बनाते किस तरह है, कंस्ट्रक्टर के जरिए मेमोरी व्यू ब्रैकेट ओपन और ये बाइनरी स्ट्रिंग है तो इसको हमने बी लिख के डिफाइन किया। अब हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं। पहले हमने इसकी टाइप प्रिंट कराई तो उसने मेमोरी व्यू का, और जब हमने इसे वेरिएबल को प्रिंट कराया तो उसने हमें एड्रेस को प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमने इसकी करी स्लाइसिंग इस जगह, ठीक है। तो जब इसने हमने यहाँ पर इसकी स्लाइसिंग करी तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और एक नई मेमोरी एड्रेस हमें मिली, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग क्लास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह ये मेमोरी एड्रेस चेंज करता है, म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। क्या आगे लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमने नल डेटा टाइप की समझ में आ गई। तब आप आगे नहीं नल डेटा टाइप होती है ये नल जो है ये कीवर्ड है। जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखना चाहते तो आप देखते नल, ये नल है। नल कीवर्ड जो होता है पूरे पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर होता है सिंगल टैग का मतलब होता है एक पूरा एनवायरनमेंट उसको शेयर करता है। तो हमने यहाँ पर उसकी आईडीज को प्रिंट करवाया है। ये हमने तीन वेरिएबल रखे x y z, x के अंदर नल है, y के अंदर नल है और x z इक्वल्स टू x कर दिया, z को x के बराबर कर दिया। तो जब हमने ये आईडीज प्रिंट कराई ये सारी की सारी आईडी एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रही है, ये सेम आईडी हमें दे रहा है। फिर हमने इसे कहा कि x इज y तो ये प्रूव कर रहा है हां x y है, z इज y तो ये प्रूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी एड्रेसेस को चेक कर रहा है। इस क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को चेक करता है। नल का एक ही मेमोरी एड्रेस सब शेयर करते हैं तो ये ट्रू हमें देगा, x इज y और y इज z ये दोनों ट्रू है। इसने भी चेक कर रहा है इसको भी ले लो। अच्छा फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट डाला था ताकि हम नींद से जागे। जब हम x इज y कर रहे थे तो वो ट्रू आ रहा था, लेकिन अब हमने id x इज id z करा तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। हालांकि ये एक ही id को रेफर कर रहा था। id क्या थी हमारे पास 9691392। तो ये हमें इस ऑपरेटर क्यों यहाँ पर हमें फॉल्स दिखा रहा है, वो इसलिए नहीं है, एड्रेस की बात नहीं हो रही। यहाँ पर हम नल की तो बात ही नहीं कर रहे। ये ट्विस्ट ही ये था, यानी आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि हम x और y की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम x और y की बात ही नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पर id x और id z की बात कर रहे हैं। जो id हमें रिटर्न करता है वो तो इंटीजर होता है। तो अब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से कंपेयर कर पा रहे हैं। हालांकि वो दोनों इंटीजर की वैल्यू सेम है, लेकिन ये स्ट्रिंग लिटरल्स की रेंज से बाहर निकल गया। तो ये अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग मेमोरी स्पेसेस है। और इस ऑपरेटर का क्या करता है, मेमोरी स्पेस को चेक करता है। दोनों एक ही वैल्यू है लेकिन मेमोरी एड्रेसेस चेंज हो गए तो ये हमें फॉल्स दे रहा है। इनकी वैल्यूज को चेक करना है कि इसके अंदर कंटेंट जो है वो दोनों का बराबर है कि नहीं। तो हम इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे तो वो हमें ट्रू देगा, जैसा मैंने यहाँ पर कमेंट में लिखा है और हमारे पास ये प्रिंट भी हो रहा है। यहाँ तक बात कीजिए। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे इंटीजर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीजर लिटरल्स का, ठीक है। -5 से 256 तक उसकी रेंज होती है।
अगर आपने एक इंटीजर वैल्यू लिखी 100 और उसको पूरे एनवायरनमेंट में 10 मिलियन टाइम्स शेयर करा या 10 मिलियन टाइम्स आपने इसको लिखा, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट है पूरे एनवायरनमेंट में। लेकिन डेटा टाइप 256 से जब आप एक इस तरह आगे बढ़े 257 लिखा और उसको अगर 1 मिलियन टाइम्स अपने प्रोजेक्ट में लिखा, तो वो 1 मिलियन 2 का नंबर 2 में डेटा टाइप में जितने भी हैं ना, जितने भी टॉपिक है वो सारे बताए। जी स्ट्रिंग के अंदर है, पूरा स्ट्रिंग के अंदर सही है। वो जब कंपाइलर करता है तो वो उस वक्त पूरा स्ट्रिंग लिटरल्स बनाता है, और जब हम रन टाइम के ऊपर कहीं, क्योंकि मुझे मजा तो आता है बंदा ना ढूंढते रहता है आया सही है, यहाँ से रहता हूँ जाना था मैं दादा मुझे लेके फिर रहता हूँ मजा इसी ढूंढते जाए, तो इसलिए आपको थोड़े थोड़े ट्विस्ट होने का मिलते रहेंगे। आईडी फंक्शन हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नन डेटा टाइप की हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, नन का बुलियन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। बुलियन आप दो चीजें याद रखें, उसके अलावा सब कुछ ट्रू होता है, सिर्फ दो चीजें याद रखें। 0 फॉल्स होगा और कोई भी एम्प्टी चीज क्या होगी, फॉल्स होगी, इसके अलावा सब कुछ ट्रू होगा। बात क्लियर? वो ट्रू होगी, ठीक है। जैसा मैं उसे कहता हूं -7, तो -7 ट्रू होगा फॉल्स होगा, ट्रू होगा। 0 में दूं तो 0 क्या होगा, फॉल्स होगा। मैं उसे एक स्ट्रिंग देता हूं ऑपरेशन मदर, तो ये क्या होगा, ट्रू। मैं उसे एक एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूं, फॉल्स। मैं उसे एक एम्प्टी टपल देता हूं, एम्प्टी डिक्शनरी देता हूं, मैं उसे एक डेटा सेट देता हूं जिसमें वैल्यूज हैं पहले से, ट्रू, गुड। तो यहां पर भी वही काम कर रहा है। नन जो है हमारे पास क्या है, फॉल्स कंसीडर हो रहा है, सही है, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली खुद बता रहा है ना नन। तो जहां पर भी कोई चीज नन होगी वो क्या होगी, वो फॉल्स होगी। डेटा सेट फिल है ना, वो 0 को नहीं देखेगा, चाहे आप उसमें फॉल्स भी रख दें, 0 को छोड़ आपको बुलियन रख दें उसके अंदर। आप डेटा सेट में एक लिस्ट आपने बनाई, उस लिस्ट में एक ही वैल्यू है और वो है वैल्यू क्या, फॉल्स की, और उस लिस्ट को आपने इफ के अंदर डाल दिया कंडीशन में, तो वो ट्रू हो जाएगी। वहां पर तो सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। वो उसके इंटरनल कंटेंट को, उसके एलिमेंट को जाकर नहीं देख रहा कि अंदर ट्रू रखा हुआ है तो ये भी ट्रू हो जाए, ऐसा नहीं होगा, सही है। इंटीजर लिटरल इन पाइथन, ये भी हमने तफसील के साथ अभी डिस्कस करा। हमने एक इंटरनिंग का कॉन्सेप्ट इसमें देखा, मेमोरी स्पेस शेयरिंग इन पाइथन। इंटीजर लिटरल कैन शेयर द सेम मेमोरी स्पेस अंडर सर्टेन कंडीशन। दिस इज ड्यू टू प्रोसेस कॉल्ड इंटरनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनिंग। इंटरनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसकी रेफरेंसेस को शेयर किया जाता है। Python store a pool of internal objects that can be reused with the same value if needed again. Object creation है ना, एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एक रिसोर्स कंज्यूमिंग मेथड है। तो अगर आपके पास पहले से ही एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसका रेफरेंस क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये जिम्मेदारी प्रोग्रामर की नहीं होती, ये पाइथन का एनवायरनमेंट खुद करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करा, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी और z को x के बराबर कर दिया। और जब हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं तो ये सारी की सारी हमें एक ही वैल्यू बता रहा है। ये एक वैल्यू क्यों बता रहा है, हमें आईडी एक क्यों बता रहा है, क्योंकि ये सेम रेफरेंस है, ये हमारे पास उस रेंज के अंदर आ रही है वैल्यू जो कि इंटीजर लिटरल की रेंज है। इंटीजर लिटरल्स की रेंज क्या है, -5 से 256। रेंज से बाहर होना चाहिए, सही है। आप इसको -5 से आप इसके आगे बढ़कर -6 कर लेंगे, ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको चेक करवा रहे हैं।
ID x इक्वल्स ID y, तो ये क्या चेक कर रहा है उसके कंटेंट। हमने 2 -6 दो अलग अलग वेरिएबल में सेव करा है x और y में। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं, वैल्यू सेम है। ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, क्या ऑब्जेक्ट सेम है? ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस पे रखे हुए लेकिन वैल्यू इनकी सेम है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ x -6 और x की आईडी क्या आ रही है हमारे पास? आखिरी के 3 पढ़े 696। y की आईडी क्या आ रही है? आखिरी पढ़े 960। डिफरेंट हो गया। और हमने x को z के साथ करा था तो ये सेम वैल्यू ले रहा है। यहां तक बात क्लियर? अब हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया आईडी z और ये हमारे पास दो अलग x की मेमोरी एड्रेस अलग आ गया, उसकी आईडी अलग आई, y की अलग आई और x को हमने z के बराबर कर दिया था तो ये दोनों एक ही आईडी को शेयर कर रहे हैं। बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बनाई ग्रीनलैंड शार्क जो होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उसकी लाइफ स्पैन जो होता है 300 ईयर्स से 500 ईयर्स का होता है। तो जब हम दो ग्रीनलैंड शार्क की एज को कंपेयर करेंगे तो वो ऐसा वैल्यू तो सेम हो सकती है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। बात क्लियर?